गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं आपका सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आज की करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे 6 मार्च 2021 के। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में एक एमओयू साइन किया है। एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता पत्र होता है, उस पर हस्ताक्षर किए हैं। अक्षय ऊर्जा रीन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र के अंदर दोस्तों साइन किया है फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ हमने एक एमओयू साइन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दोस्तों अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में यानी रीन्यूएबल एनर्जी के फील्ड के अंदर, जैसे सोलर है, वाइंड एनर्जी है, हाइड्रोजन है, बायोमास एनर्जी है, ये सारी आपको पता है रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं। इनकी तकनीक का विकास करना है और तकनीक का ट्रांसफ़र भी करना है, भारत से फ्रांस, फ्रांस से भारत। तो इसके बारे में एमओयू साइन किया गया, फ्रांस के साथ किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोना है। पेरिस वहाँ की राजधानी है और मुद्रा आपको पता ही है यूरो है, क्योंकि यूरोपियन कंट्री है। मुद्रा आ जाएगी यूरो। तो इतनी सारी बातें हो गई इस क्वेश्चन के बीच में। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है कि भारत किस देश में 3 सांस्कृतिक विरासत के पुनर्निर्माण के लिए 246 मिलियन रुपए जो है देने जा रहा है। 246 मिलियन रुपए के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अब ये कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ चलाया जा रहा है दोस्तों? प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है नेपाल के अंदर। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर थे, बांग्लादेश, फिजी, नेपाल और भूटान। तो नेपाल के अंदर जो है प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात जान लेते हैं कि क्या चीज़ है, क्यों चलाए जा रहे हैं प्रोजेक्ट। इसके मुख्य बिंदु हैं दोस्तों कि सभी तीनों इमारतें क्या हुई थी, 2015 में भूकंप आया था जो नेपाल के अंदर, उसके दौरान ये ध्वस्त हो गई थी। और भारत ने नेपाल में भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त अब 28 सांस्कृतिक भवनों के पुनर्निर्माण के लिए 50 मिलियन अमेरिकन डॉलर के प्रोजेक्ट नेपाल में चलाने हैं। अभी उनमें से 6 को मंजूरी मिल गई है, जिसमें से 3 की बात हम कर रहे हैं। तो 50 मिलियन अमेरिकन डॉलर के प्रोजेक्ट जो है नेपाल के अंदर चलाए जाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए। 2000 काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट हैं। 2015 में भूकंप आया था नेपाल में। इस दौरान जितनी भी सांस्कृतिक भवन की इमारतें जो हैं ध्वस्त हुई थी, बर्बाद हुई थी, उनके पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। नेपाल आपको पता है हमारा पड़ोसी देश है। नेपाल के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं नेपाल पर। नेपाल का राष्ट्रपति फिलहाल जो है विद्या देवी भंडारी हैं, जबकि प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। तो ये आपको नेपाल का इतिहास में भी थोड़ा पता होना चाहिए कि पिछले 17 साल में 17 प्रधानमंत्री वहाँ पे बन चुके हैं। तो स्टेबल नहीं है गवर्नमेंट, लेकिन अभी नया संविधान भी वहाँ पे बनाया गया है। तो अभी उसके दौरान अभी थोड़ी सी स्टेबल होने लगी। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं, राजधानी काठमांडू आपको पता है, मुद्रा जो है नेपाली रुपया है। ये है नेपाल के बारे में चर्चा। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है आपका पक्का पूछा जाएगा कि भारत में तकनीकी शिक्षा के विकास को लेकर जारी प्रोग्राम TEQIP के स्थान पर कौन सा प्रोग्राम जो है लाया जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी महत्वाकांक्षी जो है ये योजना चल रही थी, लेकिन अभी क्या है, इसकी जगह दूसरा प्रोग्राम जो है वो लाया गया है। पहले बात करेंगे कि कौन सा प्रोग्राम लाया गया है। प्रोग्राम लाया गया है दोस्तों MERIT, मेरिट नाम से। अब TEQP के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि पहले ये क्या था। TEQP का मैं पूरा नाम अगर मैं बताऊं तो दोस्तों टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम था। क्या था? टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इंडिया के अंदर चलाया जा रहा था, जो दिसंबर 2002 से चलाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में तकनीकी संस्थानों में यानी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, हमारी यूनिवर्सिटी हैं, उसमें तकनीकी शिक्षा यानी टेक्निकल एजुकेशन की गुणवत्ता का सुधार करना है, उसको इम्प्रोवाइज करना है। तो ये इसका उद्देश्य था और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन अभी क्या हुआ, इसकी जगह एक नया प्रोग्राम जो है केंद्र सरकार लेकर के आई है, मेराइट नाम से। मेराइट का नाम भी आपको मैं पूरा बता देता हूँ, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन, ये इसका पूरा नाम है। अब इसका उद्देश्य भी क्या है? भारत में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाना है। लेकिन अभी क्या है, ये अभी प्रोग्राम अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, प्रारंभिक स्टेज के अंदर है। इसे कैबिनेट का अप्रूवल नहीं मिला, यानी इसको संसद में हमारे क्या है, अप्रूवल नहीं मिला है। लेकिन इसका कंसेप्चुअल स्टेज के अंदर ये अभी है। इस प्रोग्राम को नई नीति, जो शिक्षा नीति थी हमारी 2020, उसके अकॉर्डिंग जो है डिज़ाइन किया जाएगा। तो
ये बात थी। TEQIP का प्रोग्राम जो है मार्च 2021 में अपना टेन्योर पूरा कर रहा है, अपना जो है इसका उद्देश्य जो है मार्च 2021 को पूरा हो रहा है। अब उसकी जगह ये मेराइट नाम का नया प्रोग्राम जो है इंडिया लाने जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर कि भारत और एशिया का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ शुरू किया जा रहा है? राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। दोस्तों ये रिसर्च सेंटर तो शुरू किया जा रहा है पटना के अंदर। अब ये पटना के अंदर ही क्यों शुरू किया गया, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो पहले उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या मैंने पूछा है कि भारत और एशिया का प्रथम, तो ये अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। भारत और एशिया का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है दोस्तों। कहाँ बनाया जा रहा है? पटना के अंदर, बिहार के अंदर। बिहार पटना आपको पता होगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि मुख्य बिंदु इसके क्या हैं। विश्व की 50% जो 50% नदियों में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन की संख्या है वो अकेले बिहार के अंदर है। अब आप समझ गए होंगे कि ये पटना के अंदर क्यों बनाया जा रहा है। यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी नदियों के अंदर डॉल्फिन पाई जाती हैं उसकी 50% जो पॉपुलेशन है वो अकेले बिहार के अंदर है। अब डॉल्फिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंदर जो पास हुआ था कि उसकी अनुसूची 1 के तहत एक अत्यधिक क्या है, लुप्तप्राय प्रजाति मानी गई है डॉल्फिन को। और इसके साथ जुड़ी बातें देख लेते हैं कि डॉल्फिन, ये अच्छा क्वेश्चन है कि डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जल पशु के रूप में घोषित किया गया था। तो हमारा राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? डॉल्फिन है। ये आपको ध्यान रखना है, 2009 के अंदर ये घोषित हुआ था। तो काफ़ी क्वेश्चन इसके अंदर निकल के आए हैं। डॉल्फिन को वन्य जीव संरक्षण, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि डॉल्फिन को किस अधिनियम के तहत एक लुप्त प्राय प्रजाति माना गया है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत, और राष्ट्रीय जलीय पशु है। इतनी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसकी बिक्री के लिए एक MOU साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया है। तो फिलीपींस के साथ दोस्तों साइन किया है। फिलीपींस आपको पता है कि एक साउथ ईस्ट जो है कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, एशिया की कंट्री है, उसके साथ MOU साइन किया फिलीपींस के साथ। अब बात करेंगे कि क्या है ये ब्रह्मोस मिसाइल। आपको पता होगा ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, इंडिया के द्वारा डिज़ाइन की गई मिसाइल है। अब उसकी बिक्री जो है एक्सपोर्ट करने की तैयारी की जाती है। मुख्य बिंदु इसके क्या हैं? इस समझौते के तहत फिलीपींस भारत से रक्षा उपकरणों की खरीद कर सकेगा, यानी डिफेंस जो हमारे इक्विपमेंट हैं उनको हम बेच सकेंगे फिलीपींस को। इस समझौते पर फिलीपींस में भाग किसने लिया? फिलीपींस में भारत के राजदूत शंभू एस कुमारन। तो फिलीपींस में भारत के राजदूत कौन है? शंभू एस कुमारन। तो ये भी क्वेश्चन आपका घूम फिर के आ सकता है, फिलीपींस में भारत के राजदूत कौन है? शंभू एस कुमारन। और फिलीपींस रक्षा अंडर सेक्रेटरी, तो ये आपसे नहीं पूछा जा सकता क्योंकि फिलीपींस के साइड में है मुंडा एल्फनेते द्वारा इन दोनों ने साइन किए हैं इस MOU पर। फिलीपींस के बारे में आपको बता चुका हूँ, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। फिलीपींस के बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं कि ये मनीला इसकी राजधानी है। काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। मुद्रा फिलीपीन पैसो है। इतनी सी चर्चा इस क्वेश्चन के बारे में। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। क्या कहना है? भारत पहली बार बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 भाग ले रहा है। इसमें भाग ले रहा है। यह कहाँ पर हो रहा है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ पर हो रहा है। दोस्तों ये हो रहा है संयुक्त अरब अमीरात UAE के अंदर हो रहा है डेजर्ट फ्लैग 6। एक्चुअल में क्या बहुराष्ट्रीय, क्या मल्टीनेशनल जो है बहुत सारे देशों की हवाई सेनाएं एक स्थान पर इकट्ठे होकर के क्या कर रही हैं? अभ्यास कर रही हैं, युद्धाभ्यास कर रही हैं। और संयुक्त अरब अमीरात के अंदर ये हो रहा है और भारत पहली बार भाग ले रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन बन जाता है डेजर्ट फ्लैग 6, ये नाम आपको याद रखना है। थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं कि ऐसा पहली बार हो रहा है। जैसे देखो दोस्तों, ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारतीय वायुसेना खाड़ी क्षेत्र के अंदर यानी गल्फ एरिया के अंदर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास में भाग ले रहा है। अब भाग लेने वाले और कौन से देश हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। बहरीन भाग ले रहा है, फ्रांस भाग ले रहा है, सऊदी अरब भाग ले रहा है, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। इन सभी की क्या हो रही हैं? एयरफोर्स जो हैं वहाँ पर आई हैं और वहाँ पर युद्धाभ्यास कर रही हैं। पर्यवेक्षक देश उसमें कौन से हैं? पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्विंग कंट्रीज़ भी रखी जाती हैं कुछ, ग्रीस, जॉर्डन, कुवैत और मिस्र। ये बातें हो गई। और थोड़ा सा बात करते हैं कि अभ्यास का उद्देश्य क्या है। एक नियंत्रित वातावरण में, एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर वायु सेनाओं को बेहतर युद्ध तकनीक सीखने का मौका देना, तो ये इसका उद्देश्य है।
भारतीय वायुसेना के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए, उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भारतीय वायुसेना के फिलहाल जो वायुसेना अध्यक्ष हैं हमारे, वो कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे, तो आप ध्यान से वीडियो के साथ बने रहिए। राकेश कुमार सिंह भदौरिया फिलहाल हमारे वायुसेना अध्यक्ष हैं। मुख्यालय इसका कहाँ? नई दिल्ली के अंदर। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। इतनी बातें होंगी। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, उस पर हम चर्चा करेंगे। FATF ने हाल ही में किस देश को जून 2021 तक अपनी ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला लिया है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क जो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर जो है फिर से रखा जा चुका है। FATF, आपको मैं पूरा नाम बता देता हूँ। FATF का पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट के अंदर दोबारा से इसने रख दिया है। अब थोड़ी बात करेंगे FATF है क्या। एक इंटरनेशनल लेवल पर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी गतिविधियों पर होने वाले खर्च को देखती है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका पूरा नाम है। यानी कोई कौन सी कंट्री ऐसी आतंकवादी गतिविधियों पर खर्च कर रही है, नहीं कर रही है, सारा लेखा जोखा है FATF रखती है। FATF द्वारा सुझाए गए 27 पॉइंटों को लागू करने के लिए पाकिस्तान क्या है? विफल रहा है, जिसके कारण इसको दोबारा से ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है। अब इससे होगा क्या? ग्रे लिस्ट में आने के बाद होगा क्या? जिसके चलते क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, एशियन ADB बैंक है और यूरोपियन यूनियन, ऐसी संस्थाओं से उसको कोई भी वित्तीय सहायता नहीं मिल पाएगी। अगर उसको लोन लेना है अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए तो वो अब उसको नहीं मिलेगा। तो जब तक वो ग्रे लिस्ट के अंदर है कि अपना पैसा वो क्या खर्च कर रहा है? आतंकवादी गतिविधियों के अंदर खर्च कर रहा है। तो इतनी बात हो गई। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि हाल ही में किसको एक्चुअल में ये किसको है? AIBA चैंपियन और वेटरन कमेटी का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में आप, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। AIBA जो है आपका इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जिसको आप बोलते हो, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, उसके चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? तो आपको पता ही होगा, मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है। मैरी कॉम के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन मैरी कॉम से रिलेटेड पूछे जाते हैं। मैरी कॉम 6 बार की बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन रही है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। 2018 के राष्ट्रमंडल खेल जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, जिसमें बहुत सारा घोटाला भी हुआ था, उसके अंदर 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली महिला बनी थी दोस्तों, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब बढ़ेंगे 2012 में आयोजित जो हुए थे लंदन ओलंपिक खेलों में इसने कांस्य पदक जीता था। 6 बार विश्व चैंपियन बनने वाली थी, 6 बार की विश्व चैंपियन है ये। 7 में विश्व चैंपियन में से प्रत्येक में पदक जीतने वाली, जितनी भी इसने विश्व चैंपियनशिप खेली हैं उसमें प्रत्येक में पदक जीतने वाली भी एकमात्र महिला मुक्केबाज हैं ये। अपने खेल में उत्कृष्ट परिणाम के लिए इन्हें 2006 में पद्मश्री मिला था, 2013 के अंदर इनको पद्म भूषण, 2020 के अंदर पद्म विभूषण, यानी तीनों प्रकार के पद्म जो पुरस्कार हैं वो इनको मिल चुके हैं। भारत रत्न मिलना बाकी है। और भी इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले थे। 2003 में अर्जुन पुरस्कार जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2009 के अंदर इनको मिला था। 2016 के अंदर इनको भारत के राष्ट्रपति जो हमारे रहे थे प्रणब मुखर्जी, जो अब तो उनकी डेथ हो गई है, मैरी कॉम को राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी नामित किया था। ठीक है, नॉमिनेट किया था राज्यसभा के सदस्य के रूप में। मणिपुर की सरकार ने इन्हें मिथाई लीमा शीर्षक से भी नवाजा है, सम्मानित किया है। तो दोस्तों ये सारी बातें थी मैरी कॉम से जुड़ी हुई, और बहुत सारे क्वेश्चन मैरी कॉम के बारे में अक्सर हमारे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं इसी तरीके की वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।